हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में 24 मार्च 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे। इसमें से पहला समाचार इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज का एक न्यूज है जो आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा लग सकता है। वो ये है कि भारत चीन के साथ अपने व्यापार या निवेश जो मुद्दा है उसको बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिकी टैरिफ का उस पर दबाव बन रहा है। इस पूरे मुद्दे को हम समझेंगे, काफी कई सारे पहलू है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा समाचार है कि लोकसभा की कार्य प्रक्रिया में गुप्त बैठकों का प्रावधान क्या होता है। यह इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख था, लेख पीडीटी आचार्य के उस हवाले से था। ऐसी कार्रवाई जो कि प्रकाशित नहीं की जाती, जिसे गुप्त बैठकें कहते हैं। हालांकि भारत में अभी लोकसभा में किसी भी बार, अभी एक भी बार जो है गुप्त बैठक का आयोजन नहीं किया गया है, तो उसको समझेंगे। तीसरा है एक समाचार है, न्यूज है कि जो आईएमएफ के जो डेटा आया है उसके आधार पे जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो नॉमिनल टर्म पर या वर्तमान आधार पे जो है पिछले 10 वर्षों में 105% बढ़ के दुगना से ज्यादा हो गई है, यानी दुगनी से ज्यादा हो गई है। और इस क्रम में वो 5वें स्थान पे तो है ही है, लेकिन उसका प्रदर्शन जो टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं, दुनिया की जो 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसके ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा है। तो इस पूरे मुद्दे को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। अमेरिकी टैरिफ के मद्देनजर भारत चीन के साथ व्यापार बाधाओं को बेहतर बनाने या उसको कम करने पर विचार कर रहा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि दुश्मनों को भी दोस्त बनाने की तरफ कोशिश कर सकता है। कभी ये स्थिति थी कि भारत, कभी क्या मतलब 2020 के बाद से स्थिति ये थी, जब से गलवान संकट हुआ था, भारत और चीन ने एक दूसरे के विरुद्ध जो है जितना कुछ हो सकता है सारी जोर आजमाइश की थी। एकदम राष्ट्राध्यक्षों के स्तर से बात नहीं होती थी, डिप्लोमेटिक स्तर पे, हालांकि संबंध डिप्लोमेटिक संबंध थे, लेकिन कहीं इधर उधर मिल लिया तो मिल लिया, डायरेक्ट बातचीत नहीं होती थी। लेकिन जैसे ये पता चला कि अमेरिका में ट्रंप आने वाले हैं, ट्रंप की नीतियां चीन के प्रति नकारात्मक हो सकती है, चीन ने धीरे धीरे भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की। भारत भी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा था, और जैसे ही ट्रंप आने के बाद भारत पे टैरिफ और इस तरह के जो दबाव बनाना शुरू कर दे रहे हैं, तो भारत को भी अपने उसी दौरान जो है चीन कह रहा है, चीन का विदेश मंत्री कह रहा है कि ड्रैगन और हाथी साथ साथ डांस कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू देते हैं लेक्स फ्रीडमन पे, उस इंटरव्यू में वो उनकी इंटरव्यू की तारीफ अमेरिका भी करता है और चीन भी करता है, क्योंकि उन्होंने ईगो मसाज की, ट्रंप की भी तारीफ की और चीन के बारे में भी बताया कि भारत और चीन जो है ऐतिहासिक दृष्टि से तो कभी हम 50% से ज्यादा दोनों जीडीपी में योगदान करते थे। तो यानी कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग दे दी जा रही है अमेरिका को भी कि अगर आप टैरिफ पर ज्यादा दबाव बनाएंगे तो हमारे पास भी विकल्प है। और इसी संदर्भ में हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यही चीन भी कर रहा है कि हम पे ज्यादा दबाव बनाओगे तो कोई बात नहीं है, तुम निकल लो, हमारे पास भी विकल्प है। चलिए आगे देखते हैं इस पूरी चीजों को। पहले मामला क्या देखिए, तो भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होने के संकेत मिलने के साथ ही भारतीय नीति निर्माता अब चीन के साथ आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। और ये जो विचार है, ये भारत की इस नीति का जो बदलाव है, एक इसका रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, खासतौर से तब जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत पर टैरिफ कम करने और अमेरिका द्वारा निर्धारित व्यापार शर्तों को स्वीकार करने का दबाव बना रहा है। तो ऐसे में भारत के पास यह रणनीतिक विकल्प के रूप में हो सकता है। मैंने कई बार, आप लोग अगर रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने बताया है कि इस समय दुनिया के 4 देश ऐसे हैं जिन्हें बिग 4 या P4 कहा जा रहा है, जिसमें से भारत है, अमेरिका है, चीन है, रूस है। इसमें से अगर आपको किसी एक देश के साथ संबंधों को थोड़ा सा उसको डील करना है, यानी उस पर प्रेशर बनाना है, तो आपको बाकी के 2 देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना होगा, यानी कम से कम खराब तो नहीं करना होगा। बाकी दुनिया का और कोई भी देश हो, अगर उसे अपने संबंध इसमें से किसी से भी परेशान होगा तो वो किसी दूसरे के साथ जो है वो जाने की उसकी मजबूरी हो जाती है। अगर देखा जाए तो जब से ट्रंप आए हैं उनका फोकस है चाइना के विरुद्ध, कह नहीं रहे हैं लेकिन चीन के विरुद्ध उनका फोकस है, और उनका फोकस है ईरान के विरुद्ध।
ठीक है, तो ईरान का मामला भी अलग है, लेकिन जो चीन के विरुद्ध उनका फोकस है, इसके लिए वो कोशिश क्या कर रहे हैं, रूस के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाया जाए, ताकि रूस और चीन के बीच की जो निकटता है उसे, जो कि वैसे भी ट्रांसैक्शनल है, कोई दिली निकटता नहीं है, उसको थोड़ा सा दूर किया जा सके और भारत को और अपने करीब किया जा सके। लेकिन इस क्रम में ट्रंप भारत से ज्यादा व्यापार लाभ लेने के चक्कर में वो कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, इतना दबाव बना रहे हैं कि भारत भी वो और विकल्प तलाशने पर, कम से कम हेजिंग करने के लिए तैयार है। और इसके लिए पहले पहल जो है चीन के द्वारा ही की जा चुकी है, चीन के द्वारा भी कई सारी बातें की जा चुकी है। और भारत भी अब कम से कम, जैसे अब ये रिपोर्ट आई है ना, इंडियन एक्सप्रेस में आई है और जगह पे आई है, इकोनॉमिक्स टाइम पे आई है, एक चैनल है एक्स पे, बहुत सारे पर आई है, तो यूं ही नहीं आ जाती है सूत्रों के, ये आती है जैसे ट्रंप बोल देते हैं। भारत सरकार क्या करती है, या और ज्यादा सरकारें कूटनीति में बोलती नहीं है, वो मैसेजिंग कर देती है कि देखो भाई हम तो ये भी कर सकते हैं, हमारे पास तो ये भी विकल्प है, ज्यादा दबाव बनाओगे तो हमारे पास दूसरा विकल्प है, तुम्हारी जो नुकसान होगा उसको हम दूसरी तरह से भरपाई कर लेंगे। और यही बात चीन को भी बेहतर डील दिला देगी अमेरिका से, भारत को भी अमेरिका से बेहतर डील दिला सकती है। तो खैर आइए जरा सा देखते हैं मामले को, समझते हैं। इसमें जो है व्यापार और निवेश प्रतिबंध की समीक्षा की बात की गई है। देखिए भारतीय अधिकारी कह रहे हैं कि 2020 में जब गलवान घाटी में झड़प हुआ था, उसके बाद 5 साल पहले लगाए गए कुछ व्यापार और निवेश प्रतिबंधों को कम करने या हटाने की तरीकों को खोज रहे हैं। ये बात बताई जा रही है कि ये खोज रहे हैं। इसमें जो मेन है कि चीनी कर्मी वीजा प्रतिबंध को ढील देना और कुछ टैरिफ और गैर टैरिफ वादा को कम करना, यानी जो मुद्दे हैं इसमें जो विचारणीय प्रमुख क्षेत्र हैं, इसमें वीजा नीतियों में ढील की बात कर रही है। तो आप देखेंगे भारत चीन संबंधों को, तो बार बार उसमें चीन का बल है। चीन के कई बार मीडिया जो है पर्सनल भी जो है पूछते रहते हैं भारत से कि भारत के विदेश मंत्री या भारत के विदेश के सचिव से या जो भी मिल जाता है उनसे वो पूछते हैं कि भारत वीजा ढील क्यों नहीं देती है, सीधे डायरेक्ट फ्लाइट क्यों नहीं कर रही है। तो उस तरह से सरकार जो है चीनी श्रमिकों, विशेष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, भारी मशीनरी की स्थापना संबंधित कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए वीजा नीतियों की समीक्षा कर रही है कि वो कह रही है कि इन्हें दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। इसी तरह से टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं में भी कमी की बात कर रही है, जिससे चीनी वस्तुओं को भारत में आने में आसानी हो सके। अब यहां पे एक मुद्दा है कि भारत ने 2020 के बाद इतना सख्त नीति अपनाई है, लेकिन फिर भी अभी भी देखा जाए तो पिछला साल जो है चीन 2 साल का बाद जो है वो अमेरिका को पछाड़ के भारत का प्रमुख व्यापार साझेदार हो गया है, और उसमें हमें हैवी घाटा है। यानी कि चीन के द्वारा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा उद्योग मंगाता है और इंटरमीडिएट के रूप में प्रयोग करता है, और ऐसे में भारतीय उद्योगों का भी दबाव है कि वो चीनी गैर टैरिफ चीजों को कम करे, ताकि जिन क्षेत्रों में हमारा उद्योग प्रभावित नहीं हो रहा है उसमें हम अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। तो यही देखिए, चीनी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंधों को कम करने के लिए दबाव बढ़ रहा है, खासकर उन वस्तुओं का जो भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित नहीं होती है। वाणिज्य मंत्रालय का जो भारतीय मानक ब्यूरो है, अभी तक वो गुणवत्ता प्रमाणन आवश्यकता का जो लिया जाता है चीनी निर्यात पे, अब उसको हटाने पर भी विचार चल रहा है, जो कहीं ना कहीं चीनी आयात को जो भी प्रभावित कर रहा था, यानी ये नॉन टैरिफ बैरियर है, उसको ये हटाने की बात चल रही है। साथ ही साथ निवेश नीति में भी समायोजन की बात चल रही है। भारत द्वारा 2020 में जब गलवान संकट हुआ था तो एक अपने निवेश नीति पर संशोधन कर दिया था, जिसके तहत भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी। और ऐसे में अब चीनी कंपनियों से निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए इसके साथ जो है भारत कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन के द्वारा यह मैसेजिंग की जा रही है कि अगर आपका जो इतना बड़ा व्यापार घाटा है उसको हम निवेश के जरिए आप में यहां निवेश करके उस घाटे को भरपाई करने की कोशिश करेंगे। यानी एक तरह से वो दोनों के लिए फायदेमंद की स्थिति हो सकती है, इसलिए इस पर भी विचार चल रहा है। और ये बातें देखिए भारत के लिए एक रणनीतिक विचार के रूप में है, क्योंकि जो खुली चर्चा की बात की जा रही है वो अमेरिकी व्यापार दबावों के खिलाफ एक रणनीतिक बचाव के रूप में काम कर सकता है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा एक प्रस्तुति कथित तौर पर चीनी व्यापार और निवेश पर प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाने पर भी प्रकाश डालने की बात की गई है, और भारतीय उद्योग भी इस बदलाव के लिए दबाव बना रहे हैं, खासकर छोटे और मध्यम उद्योग जो चीनी इनपुट पर निर्भर हैं। और उद्योगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिकी टैरिफ दबाव के बावजूद हम पे दबाव बन सकता है, यानी अगर हमारा निर्यात अमेरिका में या कहीं प्रभावित हो सकता है तो इसके लिए हम कोशिश करें कि हम अपने को कॉम्पिटिटिव बना सके।
ये भारत कर रहा है तो चीन ने पहले से ही रुचि दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि चीन अमेरिकी व्यापार टैरिफ का ज्यादा वो फेस कर रहा है, उसकी स्थिति ज्यादा खराब है, क्योंकि वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादातर हम घरेलू खपत पे निर्भर करते हैं, लेकिन चीन की तो अर्थव्यवस्था उसका ज्यादातर जो है मेन उसका प्रमुख फोकस जो है रियल एस्टेट सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, वो भी इंपोर्ट था। तो उसका रियल एस्टेट सेक्टर तो पूरी तरह से तबाह ही हो गया है, जिसमें तो कोई उम्मीद नहीं बची है। ऐसे में वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही उसका और जो है एक्सपोर्ट ही उसकी प्रमुख भूमिका है, इसलिए उसको बचाए रखने के लिए चीन कोशिश कर रहा है। और चीन को भी अब यह चीज समझ में आ गई है कि अगर आप एक तरफा किसी देश को आपको घाटा होगा तो वो व्यापार सस्टेनेबल नहीं हो सकता। तो चीन ने भी कोशिश की है कि इसको दूर करने की कोशिश की जाए। जैसे देखिए, चीन भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बहाल करने का भी इच्छुक है। चीन के साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे के मद्देनजर चीन ने भारतीय बाजारों में चीनी निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है कि ठीक है, हमारा आपके साथ घाटा हो रहा है तो हम निवेश के रूप में उसको पूरा कर सकते हैं, फिर वो चीजें जो हमारे यहां से बना रहे हैं वो वही बनने लगेगा, तो वो भारत को भी फायदा हो सकता है और चीनी निवेश रहेगा तो चीनी कंपनियों को भी फायदा हो सकता है। देखिए, व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी कंपनियों को भारतीय उद्यमों में निवेश करने की अनुमति देकर भारत अपने स्वयं के निर्यात के लिए बेहतर बाजार पहुंच की बातचीत करने में लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसी के साथ वो कहेगा कि अभी हमारे जो निर्यात आप क्या हो रहा है खासतौर से कृषि और फार्मास्यूटिकल पर, उसके लिए जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसको कम करो, और इस तरह से वो भारत अपने निर्यात को भी बढ़ा सकता है और बहुत सारी चीजें जो यहाँ आयात कर रहा है यहाँ पे वो उत्पादन भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस कदम से अमेरिका को भी यह संदेश जाएगा कि भारत के पास वैकल्पिक व्यापार साझेदार है, और चीन भी ये क्या करेगा, अमेरिका को देने में सक्षम हो जाएगा कि जिस भारत के साथ हमारे संबंध बेहतर हैं। तो कुल मिला के जो वो बिग फोर की अपनी राजनीति चल रही है उसको कम से कम ट्रंप का जो एग्रेशन है उसको कुछ हद तक चीन भी रोक सकता है और कुछ हद तक भारत भी रोक सकता है। और भारत का लक्ष्य ये है कि कम से कम जो है 10 सालों तक हमको एक शांतिपूर्ण विकास का विंडो मिल जाए, क्योंकि भारत जब और दुनिया के देश विकास कर रहे थे तो चीजें अच्छी थी। देखिए, भारत विपरीत परिस्थितियों में अच्छा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर परिस्थितियां अच्छी रहे तो और अच्छी बात है। इसी संदर्भ में भारत की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टकराव कम रहे तो उसके लिए बेहतर है। और ये बात अगर देखेंगे तो अभी जो हम लास्ट अपनी रिपोर्ट IMF देखेंगे कि भारत ने पिछले 10 सालों में 105% का ग्रोथ रेट किया, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को दुगना किया है, $2.1 ट्रिलियन से $4.3 ट्रिलियन पहुंचा दिया है, जबकि उसमें कोरोना भी आया था, युद्ध भी हुआ है। ऐसे में अगर 10 साल का भी विंडो हमें मिल जाता है तो हमें हमारा जो ये अर्थव्यवस्था का आकार है ये 8 ट्रिलियन डॉलर, 9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, या कई कुछ लोग तो कह रहे हैं 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकता है। फिर वहां वो स्थिति रहेगी कि हम ज्यादा मजबूती से अपनी बात और अभी रख रहे हैं और मजबूती से अपनी बात हम रखने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच वर्तमान व्यापार की स्थिति देख लिया जाए तो 2023-24 में 118 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। चीन के साथ, अमेरिका के साथ हमारा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसमें यह देखिए कि 118 अरब डॉलर में चीन का आयात जो है 101 अरब डॉलर का आयात है, नहीं हमारा टोटल आयात का 15% चीन अकेले आयात कर रहा है, यानी हमारा जो है काफी बड़ा घाटा है। क्यों घाटा है? क्योंकि हमारा जो निर्यात करते हैं उसमें मुख्य रूप से कच्चा माल है और फार्मास्यूटिकल है, IT सेवाएं हैं, जिन पर चीन बहुत बड़े पैमाने पर नॉन टैरिफ बैरियर लगाता रहता है। तो इसमें भी हम ढील की अपनी कोशिश करेंगे कि हमारा निर्यात चीन की तरफ भी बढ़े। और साथ ही साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देखा जाए तो वॉल्यूम के आधार पर चीन जो है 22वें स्थान पे, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का भारत में पिछले 20-22 साल में रिकॉर्ड देखा जाए तो $2.5 बिलियन से ज्यादा का निवेश नहीं है। और ये वो क्षेत्र है जिसे कुछ विशेषज्ञ यानी भारतीय आर्थिक सलाहकार परिषद है या इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में ये बातें कही गई है कि इसे खोला जा सकता है। तो अब ये है जो व्यापार को लेकर चुनौतियां क्या है। तो देखिए, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा हाल ही में एक कार्यपत्र या वर्किंग पेपर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारतीय निर्यातकों को चीन में कई गैर टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों को संबोधित करने से भारत की बाजार पहुंच में सुधार हो सकता है और व्यापार संबंधों में संतुलन हो सकता है। तो ये कैसे होगा भाई? अभी भी हम उससे 101 अरब डॉलर का तो आयात कर ही रहे हैं, और वो ऐसी चीजें हैं कि उसमें से बहुत ज्यादा तक आप कोशिश करेंगे भी तो भी वो कटौती होनी उतनी आसानी से संभव नहीं है। और आपका निर्यात पे वो नॉन टैरिफ बैरियर लगाए हुए हैं,
तो फिर आप भी लगाए हो, इसके बावजूद भी उसका निर्यात बढ़ा है क्योंकि वो इस तरह की चीजें हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके साथ लिवरेज लेके अपनी उसको कुछ और छूट दे दो, उसका निर्यात आयात बढ़ेगा तो आपके यहां पे वो निवेश भी आएगा और आपका भी निर्यात बढ़ेगा, तो आपके पास अवसर बढ़ सकता है। और इसीलिए चीन के पास अभी चीन मजबूरी भी है क्योंकि वो आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, क्योंकि उसका घरेलू आवाज संकट है और चीन प्लस वन नीति के तहत पश्चिमी निवेश जो है चीन के साथ बदलाव के चीन से अलग जो है फेवर कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने खुद को एक वैकल्पिक निर्माण के रूप में स्थापित करने की बात कर रहा है, तो ऐसे में चीन की भी समस्या है और भारत की भी समस्या है, दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि चीनी निवेश के लिए धीरे धीरे द्वार खोले जाएं और मुख्य रूप से संयुक्त उद्यमों में जहां पे भारतीय निवेश 50% यानी लार्जर शेयर बना रहे। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो मॉरिस गैराज या एमजी कंपनी है मोटर की, अब उसको जेएसडब्ल्यू द्वारा 51% उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। और भी ऐसी चीजें हैं कि आप जो भी चीनी निवेश होगा वो ज्वाइंट वेंचर में हो और भारतीय कंपनियों का उसमें मेजर शेयर हो, यानी 51% से ज्यादा शेयर हो। तो इस तरह के तरीके से करके हम उसको अपने जरूरतों को, दोनों देशों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो आगे की राह में भारत और चीन के बीच तनाव कम हो गया है, लेकिन दोनों देशों को सावधानी पूर्वक आर्थिक रूप से फिर से जोड़ने की तरीके की तलाश करना पड़ेगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और अमेरिकी व्यापार दबावों को संतुलित करने की जो ये प्रतीत है, इसको भी हमें ध्यान रखने की कोशिश करेगा। और इससे कहीं ना कहीं मैं वही फिर कर रहा हूं कि हमें जो 10 साल का शांतिपूर्ण तरीके का विंडो, अगर युद्ध वाला भी विंडो यानी स्ट्रेटेजिक या सामरिक दृष्टि से, या आप कह सकते हो कि वार वाला और ट्रेड वार, किसी भी तरह का वार अगर न मिले तो ये भारत के लिए बहुत बेहतर स्थिति है। क्योंकि जिस तरह से भारत की विकास प्रक्रिया चल रही है, अगर ऐसी चलती रही तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि जहां तक अभी केवल दुनिया के 2 देश पहुंचे हैं, अमेरिका और चीन। यानी जो 9-10 ट्रिलियन डॉलर का जो ब्रैकेट है, यानी 7 ट्रिलियन डॉलर का जो ब्रैकेट है, उसके ऊपर निकल जाने के बाद शायद चीजें बदल जाती है, ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल कहा जाता है। ठीक है, अगला जो समाचार है या न्यूज है वो ये है कि लोकसभा की कार्य प्रक्रिया होती है, विधायी प्रक्रिया या सामान्य संचालन प्रक्रिया होती है, जिसका आप लोग देखते होंगे कि लोकसभा का अपना खुद का जो है न्यूज चैनल है और भी चीजें प्रकाशित होती रहती है, वेबसाइट आदि पर प्रकाशित होती है। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के तहत लोकसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया के तहत ही जो है उसमें अध्याय 25 है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा की किन्हीं कतिपय स्थितियों में अगर लोकसभा सदन का नेता, यानी इस समय तो प्रधानमंत्री हैं, यानी जो भी सदन का नेता हो, अगर वो रिक्वेस्ट करे और अध्यक्ष उससे सहमति हो जाए तो लोकसभा की कार्यवाही गुप्त भी रह सकती है, यानी उसका टेलीकास्ट नहीं होगा और जो भी बाहर के लोग होते हैं वो नहीं रहेंगे और उसको बाहर मीडिया में देने पर भी लोकसभा का विशेषाधिकार के हनन का माना जा सकता है। ये होने के बावजूद भी अभी एक बार स्थिति आई थी, विपक्षी दलों ने सलाह दिया था कि ये किया जाए। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हो रहा था तब उस समय के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था। उसके बाद से आज तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी है कि ये चीजें हो सके। अगेन ये इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज था, तो आइए जरा सा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, परिचय के रूप में देखा जाए तो सदन के निचले सदन लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संसद टीवी पर किया जाता है, लेकिन भारत के संविधान में आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा की गुप्त बैठक की भी आयोजित करने का प्रावधान होता है। और ये जो गुप्त बैठक का आयोजन किया जाता है सदन के नेता का, लीडर ऑफ हाउस, जैसे इस समय प्रधानमंत्री हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि प्रधानमंत्री जैसे मनमोहन सिंह थे तो वो राज्यसभा में लीडर हाउस थे, तो जो लीडर ऑफ हाउस होता है लोकसभा का, उसके अनुरोध पर गुप्त बैठक जो है आयोजित करने का प्रावधान किया जा सकता है। और ये गुप्त बैठक का जो आयोजन है ये सरकार को संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति देता है। हालांकि इस प्रावधान का अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया है। तो क्या है गुप्त बैठक का प्रावधान? तो देखिए, गुप्त बैठक की संबंधित प्रावधान लोकसभा में प्रक्रिया और कर्म संचालन नियम के अध्याय 25 में नियम 248 से 252 में दिया गया है। 248 के अनुसार कहा गया है कि सदन का नेता अगर अनुरोध करता है तो अध्यक्ष जो है सदन की गुप्त बैठक के लिए एक दिन या उसका एक भाग निर्धारित कर सकता है। और जब सदन गुप्त रूप से बैठेगा तो किसी भी अजनबी को चैम्बर, लॉबी या गैलरी में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी जिन्हें ऐसी बैठकों के दौरान अनुमति दी जा सकती है वो सदन देगा या लोकसभा का अध्यक्ष देगा।
गुप्त सत्र के दौरान सदन के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति की अनुमति तभी दी जा सकती है जब सदन के अध्यक्ष द्वारा विधिवत अधिकृत किया जाए, यानी सदस्य की कौन कौन रहेगा वो अधिकृत कर दिया जाएगा तभी वो शामिल हो सकता है। और संसद और विधानमंडल की गुप्त बैठक आयोजित करने की प्रथा जो की गई है वो भारत द्वारा ब्रिटेन की प्रणाली से अपनाई गई है, क्योंकि हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है और ब्रिटिश संसद में वर्ष 1916 से ही हाउस ऑफ कॉमन्स में गुप्त बैठकों की प्रणाली वहां पे चल रही है। तो भारत में हमने वही से लिया था, संवैधानिक व्यवस्था है, लोकसभा के कार्य संचालन नियम के तहत किया जाता है। क्या भारत में कभी लोकसभा की गुप्त बैठक आयोजित की गई थी? नहीं। पीडीटी आचार्य जी का कहना है कि नहीं, ऐसा कोई हुआ नहीं था। हाँ, 62 में विपक्षी दलों द्वारा यह बात कही गई थी, सुझाव दिया गया था कि लोकसभा के गुप्त बैठक का आयोजन किया जा सके जिसमें चीन वाले युद्ध पे चर्चा किया जा सके, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसको खारिज कर दिया और कहा कि लोकसभा की कार्रवाइयों को जानने का अधिकार सभी को होता है। तो वो वही बात, इसके बाद गुप्त बैठक के बारे में कभी इस तरह का विचार सामने नहीं आया है। कोई भी कार्रवाई का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। इसमें यह है कि अध्यक्ष निर्देश दे सकता है कि गुप्त बैठक की कार्रवाई की रिपोर्ट उस तरीके से जारी करे जैसा उचित समझे, लेकिन उसके सिवा, यानी अध्यक्ष जिसे रिपोर्ट करने के लिए कहेगा उसके सिवा अगर कोई अन्य उपस्थित व्यक्ति गुप्त बैठक की किसी कार्रवाई या निर्णय का रिकॉर्ड करता है या बाहर लीक करता है तो उसे सदन की विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और उसके प्रति कार्रवाई होगी, जो जैसे होती है। कई बार तो इसमें जो है अध्यक्षता सदस्यता भी जा सकती है, या अगर बाहर का कोई आदमी होगा तो उसके लिए सदन कोई भी कार्रवाई जेल आदि भी भेज सकती है। क्या इसे कभी उजागर नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। जब लगता है कि परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं, कि उस कार्रवाई को गुप्त रखने का कोई मतलब नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष सदन की अनुमति से उस कार्रवाई को महासचिव को कह सकता है कि ठीक है, अब उसे प्रेषित कर दिया जाए। तो ये पूरा जो है लोकसभा की कार्रवाई में गुप्त बैठकों के बारे में जुड़े हुए प्रावधान है। ठीक है, अगला जो समाचार है वो एक न्यूज है। न्यूज क्या है, बल्कि एक चर्चा है। चर्चा ये है कि आईएमएफ का जो डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था नॉमिनल, यानी कि मार्केट आधार पे जो है, यानी बिना आप उसको कह सकते हो कि मुद्रास्फीति को एडजस्ट किए, पिछले 10 सालों में 105% बढ़ी है, यानी दुगनी हो गई है। और इस तरह से वो जो और प्रमुख अर्थव्यवस्था हैं, यानी जो टॉप 10 अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें वो 5वें स्थान पे तो है ही है, लेकिन जो बाकी के अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके डेकेडल ग्रोथ या 10 वर्षों में जो उनका ग्रोथ दर है उससे ज्यादा ये दिखाई दे रही है। और ऐसे में ये बता रहा है कि भारत तमाम चुनौतियों के बावजूद अपने सही पथ पे चल रहा है। आइए जरा सा देखते हैं भारत की उल्लेखनीय वृद्धि दर। आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद को 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर था, उसको दुगना करके 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर कर लिया है। और देखा जाए तो 2.1 ट्रिलियन डॉलर 2005 में था, 10 सालों में 2.2 ट्रिलियन डॉलर जुड़ गया है, यानी कि ये 105% की 10 की वृद्धि दिखा रही है, जो कि प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में एक अभूतपूर्व वृद्धि दर है। इसी दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में, जबकि भारत का 105% रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका का और चीन की जीडीपी क्रमशः 66% और 44% रही, यानी अमेरिका 66% की दर से बढ़ा, चीन 44% की दर से बढ़ा। उसी दौरान भारत 105% की विकास दर से बढ़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका हाल फिलहाल में 30.3 ट्रिलियन डॉलर के, यानी 30,300 अरब डॉलर के साथ जो है नंबर 1 पर है। चीन 19.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पे है। जर्मनी 4.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पे है। जापान 4.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पे है और भारत 4.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ 5वें स्थान पर है। लेकिन ये आंकड़ा बता रहा है कि जल्दी 2000, देखिए जापान 4.4 ट्रिलियन डॉलर है, भारत 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, और जापान पिछले 10 सालों में बहुत कम बढ़ रहा है, जबकि भारत लगभग दूना ही हो गया है। ऐसे में 2025 में ही जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और 2027 जाते जाते ये जर्मनी को छोड़कर ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। इसलिए मैं कह रहा, पहला न्यूज जब पढ़ा रहा था कि भारत चाह रहा है कि 10 साल का उसको विकास का विंडो मिल जाए, यानी जो अभी 4.3 है ये बढ़ के 4.6 या 8 या 9-10 के ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाए। इसके बाद हमारी स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि हम बड़े झटकों को सह सकते हैं। ठीक है,
विश्व के अन्य देशों का प्रदर्शन देखा जाए तो देखिए ये आंकड़े जो शेयर किए गए हैं डेटा के आधार पे, इंडिया है ये 105% की दर है, यूनाइटेड स्टेट है 66% की दर से बढ़ा है, चीन जो है 76% की दर से बढ़ा है, जर्मनी जो है 44% की दर से बढ़ा है, जापान बिल्कुल नहीं बढ़ा है, जितना था उतना ही रहा है, यूनाइटेड किंगडम 28% की दर से बढ़ा है, और ब्राजील जो है देखिए ये 28% की दर से बढ़ा है। चीन का प्रदर्शन देखा जाए तो चीन ने इसी अवधि में 74% की प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की है, जो 2005 में 11.2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के 19.5 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन ये बढ़ने के बावजूद भी जो ये कहा जाता था कि चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सका है, और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो उसका सपना था वो रह गया है, और वहां पे अब कई सारी प्रतिकूल परिस्थितियां भी दिखाई देने लगी है, गंभीर प्रतिकूल परिस्थितियां दिखाई दे रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2015 में भी थी, आज भी है, और इसमें बढ़ के 30.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, और यह यूके, फ्रांस और देखा जाए तो 28% वृद्धि दर्शाती है। इसी तरह यूके, फ्रांस, जर्मनी और जापान भी कम से 6 से 14% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी यह महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में इनकी भूमिका अदा हो रही है। ब्राजील का शीर्ष 10 देशों में सबसे खराब प्रदर्शन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर था, अभी ये 2.3 ट्रिलियन डॉलर ही केवल हुआ है। और ये देखा जा रहा है कि देखिए कुछ लोग कहते हैं ना कि भारत की अर्थव्यवस्था करने की सरकार का क्या करना है, कुछ भी नहीं करता तो भी हो जाता, ऐसा नहीं है। ब्राजील और भारत 2015 में दोनों लगभग बराबर ही थे। 2.1 ट्रिलियन डॉलर 2.1 ट्रिलियन डॉलर है ब्राजील, आज 2.3 ट्रिलियन डॉलर है, और भारत 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। यानी ब्राजील ने जहां मात्र 10 सालों में 200 अरब डॉलर का जोड़ा, उतनी ही 10 सालों में भारत ने 2200 अरब डॉलर अपने जीडीपी में जोड़ा है। तो ये उल्लेखनीय चीजें हैं, इसी को बनाए रखने की सरकार की कोशिश लग रही है, और अगर ये ग्रोथ रेट चलता रहा और इसी तरह की चीजों को आधार बनाते हुए भी, अभी कुछ दिन पहले जो विश्व बैंक की रिपोर्ट आई थी वो कह रहा था कि अगर भारत कुछ संरचनात्मक सुधार कर ले तो 2047 तक जो उसका विकसित देश बनने का सपना है उसे वो हासिल कर सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे जो जुड़े क्वेश्चन रहेंगे हमारी वेबसाइट पर रहेंगे, जहां से जाके सॉल्व कर सकते हैं, पीडीएफ में भी रहेंगे। बाकी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।